आज की इस गूगल मीट में आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय है जिस पे बहुत अधिक बात नहीं की जाती है। तो चर्चा की इस कड़ी में सबसे पहले तो जो एक परंपरा हमारे यहाँ रहती है कि परिचय किया जाता है। तो एक जो हमेशा से परंपरा चली है कि किसी की पद, पहचान ये सब बताई जाती है। तो मैं उस परंपरा से हट के मैं थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जैसे अब बतौर मनुष्य जो है हमारी पद प्रतिष्ठा के अलावा भी हमारी कुछ उपलब्धियां रहती हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से इस धरती में आते हुए बहुत कुछ करके जाते हैं। तो मैं उन चीजों को यहाँ पे जो है बताना चाहूंगा। तो संजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो है नोएडा रहते हैं, और जगह का नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो विषय है उसका एक तरह से नोएडा हॉटस्पॉट है। आप जो है भोजन और खान पान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। और इससे जो है अब जैसे आप भोजन की बात आती है तो उससे जो है एक जीवन शैली भी जुड़ जाती है। और जब आप इन विषयों पे प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जब जीवन शैली से लाभान्वित हो रहे हैं तो उसी से हमारा व्यवहार भी जुड़ा रहता है। तो उससे जुड़ी भी जो समस्याएं रहती है उससे भी लोग जो है आपसे लाभान्वित होते हैं। तो इसके अलावा निशान भाई, आप जुड़े हैं। निशान भाई लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं और कोचिंग वगैरह भी काफी उस पे भी प्रयोग किया है और करके भी छोड़ा है, और बीच में अनुवादक का भी काम करते रहे हैं। आज के हम जो आज का जो विषय वस्तु है, जो एयर क्वालिटी को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उस पर अब बात करते हैं। तो एक बतौर मनुष्य होने के नाते जब हमारे सामने हमारी मूलभूत जरूरतों की बात आती है कि भाई हमारे जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीन चीजों की बात होती है कि भाई हवा, पानी और भोजन। तो हम आज के जो आधुनिक समय में हम अच्छे पानी के लिए बात करते हैं, अच्छा खाना के लिए बात करते हैं। खासकर कोरोना के समय से हम सबके जीवन में मतलब जो है एक जागरूकता की बाढ़ आ गई है। हम अपने आसपास जितना देखते हैं, बहुत लोग जो है खाने पीने को लेके बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं। पानी को लेके बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं कि भाई आजकल जो मिल्टन के बॉटल जो हर जगह दिखते थे, आजकल हर किसी के बैग में दिखने लगा है। और भोजन को लेके भी बहुत ज्यादा सजगता हुई है कि भाई हर कोई उसमें प्रोटीन, विटामिन उसकी मात्रा देखने लग गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो हवा है जिसको हम हमेशा लेते रहते हैं, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है। तो जो इन तीनों तीनों चीजों को लेके आम लोग क्या सोचते हैं इस पे संजीव जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हवा, पानी और भोजन को लेके जो है लोगों की क्या राय है, भारत के आम लोगों की क्या राय है। बिल्कुल, बहुत ही आपने गहरा विषय उठाया है। तो इसकी शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहाँ कुछ विदेशी लोग भी रहते हैं। तो एक बार मेरा उनसे सामना हुआ, बातचीत हुई थोड़ी बहुत। तो वो ये देखकर हैरत में थे कि जो यहाँ पे प्रदूषण का स्तर है, उसको लेकर लोगों में इतनी सहनशक्ति कैसे है? मतलब जी। लोग कैसे शांति से और चैन से बैठे हुए हैं, वो इतने बेचैन और परेशान था वो परिवार कि ये कैसे रहें यहाँ पे, हमारे बच्चे का क्या होगा? और यहाँ के बाकी लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत हैं, आराम से हैं, तो वो उनको बड़ी हैरत हो रही थी सबको देख के। तो ये एक मुझे लगता है कि जो मनुष्य का जो मन है उसकी एक ख़ास बात है, कि वो अगर कुछ चीज़ों का उसको समाधान समझ नहीं आता तो वो उसके प्रति संज्ञा शून्य हो जाता है, वो नम हो जाता है, वो फिर उसके लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो कुछ हद तक प्रदूषण के बारे में ये हो चुका है, कि लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम दुनिया का 5वाँ सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है और उसमें जो है भारत के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, ईडी वाल का पूरा ऑफ़िस यहाँ है। तो जब वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो एक आम आदमी उसमें क्या करेगा? तो ये शायद उसके मन में कहीं बहुत गहरा बैठ गया है और एक किस्म की उदासीनता उसने ओढ़ ली है कि जो हो रहा है होने दो और उसको ये भी लगता है कि जिस मैं अपने कोकून में कुछ कर सकूँगा तो कर लूँगा, कि मैं अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लूँ या अगर मेरे पास संसाधन होंगे, तो मैं एक एयर प्यूरीफायर खरीद लूँगा और उससे किसी तरह अपना काम कर लूँगा। गाड़ी वो वाला मॉडल लूँगा जिसमें एयर प्यूरीफायर है
तो ऐसा करके मैं अपने को बचा लूँगा। तो एक उदासीनता और फिर अपने-अपने कोकून में अपने को सुरक्षित करने की छटपटाहट, ये दोनों चीज़ें बराबर-बराबर चल रही हैं। जी। निशान भाई इस पे आपका क्या कहना है कि एक जो तकिया कलाम भी चलता है उसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बहुत बचपन से चला आ रहा है हम लोग के समय से कि भाई सुबह-शाम की हवा लाख रुपए की दवा कहते हैं। हाँ, तो हाँ। वो आज के समय में कितना प्रासंगिक है वो जो हाँ, चलता आ वो रहा है? लाख रुपए की दवा का तो मुझे लग रहा है ये हाल-चाल है कि अभी डॉक्टर वगैरह इन सब बताते रहते हैं कि भाई सुबह-सुबह मत घूमिए, कि उस टाइम जो है और ज़्यादा आपको परेशानी होगी, उसमें जो है ज़्यादा प्रदूषण होगा क्योंकि उस टाइम की हवा जो है और ज़्यादा सघन है, उसमें जो प्रदूषण के कण हैं और ज़्यादा आपके उसमें आएँगे। तो डॉक्टर्स तो आजकल मना कर रहे हैं कि भई अभी मत घूमिए। खासकर दिवाली वगैरह के टाइम पे तो एडवाइज़री भी जारी करी करी जाती है भारत सरकार के द्वारा कि अभी मत घूमिए आप। और जैसे कि संजीव जी कह रहे हैं, आप भी कह ही रहे हो, कि जो कलेक्टिव हमारी इग्नोरेंस प्रदूषण, हवा वाले प्रदूषण के बारे में है, वो मतलब कमाल की है। वो क्यों है, नहीं पता, लेकिन अगर उसकी थोड़ी जाँच-पड़ताल करी जाए, तो हम जैसे सुख-सुविधा तो बढ़िया जुटा रहे हैं, उसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़िया कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल। गाड़ी भी मेरे पास हो, घर मेरे पास बढ़िया हो और घर में जितने भी जो बाकी के टीवी, पंखा ये सारे सामान होते हैं, सब बढ़िया होने चाहिए। लेकिन एक मामले में लग हमें दिख रहा है कि हम सभी खराब हैं, तो हमारा उस मामले में कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। हम सोच ही नहीं रहे कि हम भाई दूसरे से बेहतर हवा हम ले लें, कि भाई ये भी हुँ, खराब ले रहा है, प्रधानमंत्री भी खराब ले रहा है, अडानी भी खराब ले रहा है, अंबानी भी खराब ले रहा है, भाई मैं भी खराब ले रहा हूँ, मैं भी कौन-सा अलग हो गया। हुँ। तो ये मामला कलेक्टिव इग्नोरेंस का तो है, हवा वाले मामले में। हाँ, एक दूसरा इसमें फिर आता है कि जैसे कलेक्टिव इग्नोरेंस है, तो इसमें भी कम-ज़्यादा की मात्रा को लेकर एक बात आती है कि जैसे एक दिल्ली वाले जो है वो पत्थर हो गए हैं जिसको हर कोई ठोकर मारता है कि भई आप जो है 500 के ऊपर आपकी एक्यूआई चलती है, आप जो है सबसे प्रदूषित हैं। तो इसमें एक जो है गाँव को हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि भई गाँव की हवा बहुत शुद्ध है। तो ख़ैर ब संजीव जी आप तो नोएडा में रहते हैं, आप तो शायद हाँ, इस बारे में संजीव बहुत जी ज़्यादा नहीं बता पाएँगे। नहीं, ग्रेटर लेकिन नोएडा में निशान संजीव जी रहते हैं और काफ़ी ग्रीन बेल्ट वो भी माना जाता है जहाँ पे संजीव जी रहते हैं। हाँ, तो और संजीव जी के नहीं पास शायद एयर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं तो बेहतर बता पाएँगे कि बाहर का एक्यूआई कितना रहता है, अंदर का कितना रहता है। नहीं, क्योंकि वो अभी एयर प्यूरीफायर पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक जो गाँव का परिदृश्य है क्योंकि तुम मोस्टली गाँव वाले एरिया से ज़्यादा फ़ैमिलियर हो, तो वहाँ का मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे गाँव से नोएडा आना-जाना लगा रहता है नहीं, मैं तुम्हारा? इसमें कमाल की बात बताता हूँ, जो मुरादाबाद हाँ, आता है या हुँ, अमरोहा आता है, पास में आते हैं। हुँ, हाँ, तो दिल्ली या जो भी बता रहे हैं कि 5वें नंबर पे आता है, तो हुँ, टॉप 5 में ही हमारा मुरादाबाद भी आता है, प्रदूषित वर्ल्ड में। तो कोई उसमें अंतर मुझे नहीं लगता कोई होने वाला है। और रही ये बात जैसे अब नहीं, गाँव हुँ, की भी अगर हम बात करें, तो देखिए गाँव में भई लगातार फसलों वगैरह में तो हम खाद, पानी ये सब दे ही रहे हैं, रासायनिक वगैरह, हुँ, ठीक है? तालाब हम गंदे कर चुके हैं, नदी जो बिल्कुल, या तो सूख चुकी हैं या जो चल रही हैं, उनमें काला पानी चल रहा है। तो हमने जगह कौन-सी छोड़ी और जो मेन चीज़ अगर बात करी जाए जो हमारे ज़मीन में पानी का स्तर है, वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। उसके नीचे जाने का मतलब है कि धूल-मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेगी, क्योंकि पानी बिल्कुल, के स्तर से वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी जो हवा भी साफ़ रहे। इस चीज़ पे कोई भी गौर नहीं करता है आम तौर पर। हुँ, तो गाँव में भी मुझे नहीं लगता कोई अंतर वाली चीज़ होने वाली है। वो बस वो कहावतों में रह गया है कि जी हम गाँव का हवा, पानी या जो भी बिल्कुल, सब्ज़ी है वो खा रहे हैं तो बढ़िया है। तो लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि उसमें ख़ास अंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक्चुअली ये सारी सिचुएशन जो है तू चल मैं आता हूँ वाली है, हाँ जी। जी, कि वो हम सभी जो है आत्म-विनाश की दिशा में चल रहे हैं। कोई थोड़ा-सा आगे है, कोई थोड़ा-सा पीछे है। हुँ, वो उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी और वहाँ के सारे जो सिस्टम और कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कितने व्हीकल हैं, उस हिसाब से वो थोड़ा-सा पीछे आगे का मामला है। और इस रेस में चल सभी रहे हैं। और तो इसमें अब जी, जी। जी, जी। हाँ, नहीं, हाँ, बताइए? हम सबकी एक आत्म स्वीकृति, एक मौन सहमति है ही जी। और
इस पे बिल्कुल। आगे जो मौन सिक्योरिटी तो ये है कि जब ये टपक के गिरने लगेंगे, चलते हुए रास्तों में गिरने लगेंगे, हालाँकि अभी भी खूब गिर ही रहे हैं कोरोना के बाद से जी। तो कुछ-कुछ शुरुआत हो ही हाँ, गई है। हाँ, हाँ। तो बस हुँ। उसी के इंतज़ार में तब जाके शायद हम कुछ बदलाव की ओर बढ़ेंगे। और हम देख नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि शायद इन चीज़ों को मतलब जो है सबकी समस्या है शायद इसलिए नहीं देख पा रहे। वो आपने जो इसलिए भी कहा नहीं कि देख पा रहे हैं कॉम्पिटिशन नहीं है। कि हाँ। उसे कोई हाँ। देखना शुरू करे तो भाई वो पीछे रह जाएगा दौड़ में। हाँ, हाँ। एक ये भी समस्या आएगी। जी। हाँ, बिल्कुल एक 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 नए किस्म का माइग्रेशन जो है दिल्ली जैसे शहरों में शुरू हुआ है, हुँ। जिसको एनवायरमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। यानी ये जो अपर क्लास पॉपुलेशन है, जिसके पास जी, सारे साधन और संसाधन हैं, जी, वो जैसे ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, वो दिल्ली को छोड़ देती है और उनके दूसरे शहरों में घर हैं, किसी का गोवा में है, किसी का हिमाचल में जी, है, किसी का उत्तराखंड में है, वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। और 2 जी, महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब यहाँ पे थोड़ा-सा इतना ऐसा प्रदूषण हो जाता है कि झेला जा सकता है, तो वो जी, वापस आ सकते हैं। तो बड़े ये यहाँ का एक ये रूटीन बन गया है, कि जी, जैसे ही एक वो वर्ष का सबसे सघन प्रदूषण वाला दौर शुरू होगा जी, लोग यहाँ से जाने लगेंगे। वो जो नहीं जा रहे हैं, वो उदासीन भी हैं और प्लस उनके पास संसाधन थोड़े कम हैं। जी। जैसे आपने पलायन कर रहे वाली जगहों का नाम भी बताया, तो उन जगहों पे भी हम देखें तो कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। मतलब जो हमारी जो पूरी जीवन शैली है, जैसे हवा-पानी का निशान मतलब पानी का जिस तरीके से या कंस्ट्रक्शन भी जितना हो रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ दिल्ली में है। वो तो सुदूर पहाड़ों में भी है, जहाँ से आगे सड़क नहीं है। मतलब मैं जिन एक सुदूर पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में रहता था, वहाँ की भी हवा का स्तर जो है, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पे उन्होंने 5-10 तक एक्यूआई करके रखा है मेंटेन, उतना नहीं है, उसका 8-10 गुना वहाँ भी है। मतलब अगर पहाड़ों में भी 50-60 की एक्यूआई है, तो उसमें हमारे लिए वो गर्व करने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं-नहीं, और बिल्कुल गर्व जी, करने की नहीं है क्योंकि जी, हम तो इस सामूहिक यात्रा पर हैं। नहीं, जी, जी, इसमें एक जी, अब मज़ेदार बात ये जी, है कि जब हम यूरोपियन कंट्री का ज़िक्र करते हैं, तो जी, मोस्टली तो वो शहरों में ही रहते हैं या अमेरिका जी, में भी या ऑस्ट्रेलिया में भी। अब यहाँ पे जो शहरों में लोग रह रहे हैं, तो उन वाहनों की संख्या वहाँ पे हमारे यहाँ से ज़्यादा है, जो हमारे यहाँ शहरों में वाहनों की संख्या है। प्लस उनके जो घर हैं, वो भी वातानुकूलित हैं। उसके बाद भी उनका प्रदूषण या एक्यूआई का लेवल मतलब इतना उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो मामला हम हमें एक तो ये उसका भी है, मिसकंसेप्शन का भी है, इग्नोरेंस का तो है ही, एक हाँ, जानकारी के अभाव मिसकंसेप्शन का भी बिल्कुल है। है। बिल्कुल मिसकंसेप्शन भी है और उसमें एक और बात है कि जो माइग्रेशन वाली बात है ना, वो भी कहीं न कहीं प्रदूषण से जुड़ती है, कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, जी, वहाँ पर आपके पास संसाधनों का अभाव है, वहाँ पर आय के साधनों का अभाव है, वहाँ अच्छी शिक्षा सुविधा नहीं आपको मिल रही, सेहत के लिए अच्छी सुविधाएँ नहीं मिल रही, तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो। जब आप बिल्कुल, दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ आबादी बढ़ती है, वहाँ ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वहाँ प्रदूषण और बढ़ जाता है। हाँ जी, तो ये भी एक कारण है जो कुछ शहर हैं जिनमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ प्रदूषण नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन जी, वहाँ अभी कम है और यहाँ उन्होंने माइग्रेट करा है, तो उस वजह से बढ़ा है वहाँ प्रदूषण। तो जब जी, हम यूरोप की बात करते हैं, वहाँ इस तरह का माइग्रेशन ज़ीरो है। जी, यूरोप बिल्कुल, में जो जहाँ पर रह रहा है, चाहे वो सुदूर से सुदूर इलाके में रह रहा है, उसको जी, लगभग-लगभग सुविधाएँ उतनी ही मिलेंगी। बराबर, कुछ चीज़ों की सुविधाएँ हो सकता है कि कुछ शहरों में ज़्यादा कम हो, बट मूलभूत सुविधाएँ सारी सब जगह बराबर हैं। जी, तो उस कारणों से वहाँ पे उस तरह का कोई माइग्रेशन, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना होता नहीं है। जी, तो वो उनके यहाँ जो भी उपाय होते हैं, वो उनका असर सब जगह समान रूप से ही दिखता है। जी। एक इसमें जब इस हवा से जनित जो प्रदूषण की बात आती है, तो इसमें जो हमारी नींद पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है, इस पे आप क्या कहते हाँ, बिल्कुल। देखिए, नींद जो है हमारी, वो एक प्रदूषण के कारण एक विसियस सर्किल में फँस जाती है, हैं? जी, कि जब हम प्रदूषण में होते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हम प्रदूषण में होते हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जी, जब हम प्रदूषण में होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी मार्कर्स होते हैं, जो हेल्थ मार्कर्स हैं, वो कम होते हैं। उसकी वजह से हमारी नींद कम होती है और जब नींद कम होती है, तो फिर अगेन इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और हेल्थ मार्कर डाउन होते हैं और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। तो एक हम विसियस सर्किल में फँस जाते हैं। जी, और ये तो हो गया एक रोज का इफेक्ट, बट इसका एक दूसरा इफेक्ट है कि जब यदि आपको उस प्रदूषण की वजह से आपके शरीर के ऊपर कुछ प्रभाव होने लगा,
तब तो आपके हुँ, पूरी नींद का सत्यानाश ही हो जाना है। अगर जी, आपको कोई साँस की बीमारी हो गई, अगर आपको कोई फेफड़ों से जुड़ी हुई अन्य कोई बीमारी हो गई, आपको कमज़ोरी, घबराहट, बेचैनी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, तो फिर तो आपकी नींद की वैसे ही सत्यानाश हो जाना है। तो ये बहुत गहरे से विशियस सर्किल में हम फँस जाते हैं प्रदूषण के कारण। जी, और मुझे ये लगता है कि ये शायद जो दौर है, जो पूरी पूरी मानवता का है, लेकिन अपने देश में मैं इसको ज़्यादा ठोस रूप में देख रहा हूँ कि शायद ये जी, दौर जो है, वो ना सोने का दौर है, कि किसी को इंसान को सोना ही नहीं है शायद। जी, क्योंकि और हम ये भूल जा रहे हैं कि जो हमारा जगा हुआ समय है, उसका पूरा श्रेय हमारे सोए हुए समय को है। जी, बिल्कुल, विशाल बिल्कुल। शायद कुछ कह रहे हैं। हाँ, बस आपकी बात ही करूँ क्योंकि हमारी जो शरीर की टूट-फूट है, कुछ भी करना है वो नींद में ही ठीक होना है। अब उसी बिल्कुल, टाइम उसे जो है वो नहीं ठीक कर पा रहा है, स्ट्रेस लेवल को नहीं कम कर पा रहा है, तो उसका असर दोबारा से नींद पर ही पड़ना है। तो आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल। भई हाँ, बगैर बिल्कुल। नींद वाले और जो एक समय चल रहा है। जी, जी, एक जो है पूर्वग्रह भी हमारे साथ रहा है, जैसे मोस्टली मेरे साथ ही रहा है, अगर मैं कहूँ तो, कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक जो हमारे मस्तिष्क में एक जो है एक पीयर प्रेशर रहता है, खासकर मेरे साथ वो इतना रहा है कि आज पिछले 2-3 दशक से कितने भी बजे सोएं, एक 5-6 बजे एक ऑटोमेटिक शरीर अपना अलार्म लगा देता है कि नहीं, तुमको उठना है इतने बजे, भले आपकी नींद 5-6 घंटे 4 घंटे कितनी भी हुई हो। और एक हमारे आस-पास भी इंटरनेट में या आजकल एक ट्रेंड चलता है कि भई मैं 4 घंटे, 5 घंटे इतने कम समय सोकर इतना ऊर्जावान रहता हूँ। तो ये कम समय को लेकर जो इस तरीके से प्रचारित किया जाता है, तो इवन मैं खुद जो है कि मैं ज़्यादा सोकर मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ क्या? कम सोना चाहिए। तो एक पूर्वाग्रह भी जो है मतलब खूब काम करता है। पर अभी उस पूर्वाग्रह को तोड़ के कि भई ब्रह्मकाल छोड़िए, मेरी अपनी नींद पूरी होनी चाहिए। अब मैंने उस चीज़ को पहली प्राथमिकता में रखा है। जी, बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो सारी बात जिस पे ज़ोर है, वो है हमारी सर्केडियन रिदम। जी, सर्केडियन रिदम का मतलब ये है कि जो सूरज के साथ हमारी बॉडी सेट है और हज़ारों सालों से वो सूरज के साथ ही रही है। जी, तो अब अगर हमारा जो जैसे ही सूरज कम होता है और 6 बजते अंधेरा होता है, तो हमारी आँखों के सेंसर जो है मैसेज भेजना शुरू करते हैं और कुछ विशेष हार्मोन जैसे मेलाटोनिन जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं कि भई अब बॉडी को कूल डाउन करना है, काम डाउन करना है, सोने की तैयारी करनी है और रिलैक्स मोड पे जाना है, तो सारा कुछ शुरू कर देते हैं। जी, और अगर आपका 6 बजे से वो शुरू होता है, तो 10 बजे तक वो आपके बॉडी को सोने के लिए तैयार कर देता है। जी, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 10 से 11 के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सो जाते हैं, तब ये सारी ब्रह्म मुहूर्त की कॉन्सेप्ट का आपके लिए कोई मतलब है। जी, अगर वो 10 से 11 के बीच में आप नहीं सो रहे जी, और आप ब्रह्म मुहूर्त की कॉन्सेप्ट का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा जी, खिलवाड़ जी, कर रहे हैं अपने साथ जी, और बल्कि मैं कहूँगा कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी, जी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोई विवाद नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपको बहुत ही कंट्राडिक्टरी रिसर्च भी मिल जाएँगी, कंट्राडिक्टरी जी, आइडियाज़ मिल जाएँगे। बट जो नींद है, जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सब यूनानिमस हैं। पुरानी रिसर्च, नई रिसर्च, हर तरह की रिसर्च, वो जी, सारी रिसर्च ये कह रहे हैं कि अगर 7 से 8 घंटे की नींद आपको नहीं मिलती, तो जी, आपका बॉड जो शरीर है वो अपने को रिकवर नहीं कर सकता, आपका शरीर अपनी हीलिंग नहीं कर सकता, आपका शरीर अपने को स्वस्थ नहीं रख सकता किसी भी तरह से। जी, जी, तो हाँ, ये बहुत ही प्रमाणित हो चुका है। तो अगर आप टाइम से सो रहे हैं, तो टाइम से उठने का मतलब है। अगर किसी जी, वजह से आप टाइम से नहीं सो पा रहे हैं, तो 7 से 8 घंटे वाला रूल पालन करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हाँ जी, हाँ, इसमें एक चीज़ पर और प्रकाश डाल सकते हैं संजीव जी आप, कि एक तो प्रॉपर किसी ने 6-7 घंटे की नींद ले ली। एक होता है कि नींद भी उसे ठीक तरीके से नहीं आई और वो ऊँघ नींदी वाली स्थिति कह लीजिए, कम नींद वाली स्थिति कह लीजिए और वो ज़्यादा देर लेटा हुआ है। मतलब वो 8 घंटे, 9 घंटे तक प्रयास कर रहा है सोने का या कि मतलब बिल्कुल, कि ना वो बिल्कुल। सो रहा है, ना जाग रहा है, उस स्थिति। तो बिल्कुल, वो उसके क्या नुकसान हो इस सकते पे हैं? भी एक रिसर्च है, मैं आपको बताऊँ। जो ठीक। रिसर्च है, वो उस रिसर्च में ये भी प्रमाणित हुआ है कि अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं या जी, 9 घंटे से ज़्यादा आप बेड पर रहते हैं, तो फिर उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो जी, ये 7 से 9 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो बेस्ट है। अगर आप 9 से ऊपर जाते हैं तो फिर तो इवन भी स्ट्रोक गड़बड़। के बारे में कि आपको स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाएगी। जी, जी, हाँ, तो नींद की एक तो
क्वांटिटी हो गई 7 से 8 घंटे, फिर एक क्वालिटी हो गई। हाँ, क्वालिटी तो बिल्कुल अलग चीज़ हम है। वापस उस क्वालिटी पे ही आते हैं। ख़ैर ये जी, थोड़ा-सा हम विषयांतर हो गया। जी, वापस हम जिस क्वालिटी की बात कर रहे थे, उसी क्वालिटी पे आते हैं कि जैसे हम आज 2025 में जो नींद ले रहे हैं, मैं वो 2 दशक पहले की जो हम नींद लेते थे, शायद हमारी स्मृति में वो होगा ही। तो मैं उस पे आपके अनुभव जानना चाहूँगा, फिर अपना अनुभव भी बताऊँगा कि भई तब हवा की क्वालिटी और अभी जो हवा की क्वालिटी है, उसमें हमारी नींद में हम जो खुद अनुभव करते थे, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, वो नींद की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है जी, और पहले वो सारा कुछ स्वाभाविक था। यानी जी, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आपको लगता था कि बस बिस्तर पे जाओ और मैं तो गिर रहा हूँ और जी, उसके बाद फिर डूब के सोना और फिर उठना, वो सारा कुछ था। अब वो सारी चीज़ें मुझे मैनुअली डेलिबरेटली डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। कि भई वो मेरे को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मेरे को जो है अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम रखना है, सारा कुछ करना है, तो मुझे उतने समय पे सोना है, उतने समय पे जगना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आर्टिफ़िशियली करनी पड़ती हैं कि अब सोने का टाइम हो गया, अब मैं बेड पे जाऊँगा, इतने समय में सो जाऊँगा। तो वो जो चीज़ें पहले सहज प्रक्रिया के रूप में थी, वो अब आर्टिफ़िशियली मुझे करनी पड़ती हैं। और नींद की क्वालिटी नेचुरली बहुत सफ़र करती है और इसमें एक और पॉल्यूशन मैं इसमें ऐड करूँगा, जिसके बारे में अभी बात नहीं हो रही, शायद अगली टॉक हम उसी पे कर रहे हों, जी, जी। वो है लाइट पॉल्यूशन। बिल्कुल। और लाइट पॉल्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है, महानगरों में तो बड़े उसमें शुरू हो चुका है और उसकी वजह से नींद पे, हमारे बॉडी की क्लॉक पे, हर चीज़ पे बहुत खराब असर पड़ रहा है और उसके परिणाम अभी आने जब शुरू होंगे, तो मुझे लग रहा है वो एयर पॉल्यूशन से कम नहीं होंगे। जी, बिल्कुल। हाँ, इसमें एक बात बस ये ऐड करनी है कि जब हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम नींद की बात कर रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से नींद खराब है। लेकिन जो एयर पॉल्यूशन है, नींद खराब है, वो हमारे लाइफ़स्टाइल खराब है उसकी वजह से है, कि 6 बजे हमें 6 से 8 बजे के बीच शाम का खाना हो जाना चाहिए, तो मोस्टली नहीं हो पाता है, उसे हम लेट करते हैं। बहुत सारे लोग तो एक्सरसाइज़ भी शाम के समय ही करते हैं, सोने से हुँ, आधा 1 घंटा पहले, उस टाइम कई सारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं, वो हमारी नींद को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित फिर करते हैं, शरीर को प्रभावित बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल हमारा मुख्य है, जो मतलब कि हमारा हम बिल्कुल, प्रदूषण और बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ें देख रहे तो हैं। मतलब ये वो कह रहे हैं ना कि कोढ़ में खाज वाली बात हो रही है कि एक तो प्रदूषण जो है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है और हुँ। ऊपर से हमारी लाइफ़स्टाइल उसमें और ऐड कर रही है और वो हमारा अच्छा, बचा रहा कबाड़ा वो कर रही है। हाँ, ये एक पूरा पैकेज है जो हमको एक जो है बिल्कुल, ये सब्सटेंशियल पैकेज है। डैमेज दे रहा है। हाँ, जी, हाँ, जी, ये जी। पैकेज है कि कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। जी, जी। पर फिर भी एक हम पीछे जाके देखें तो उसमें एक थोड़ा तो फ़र्क था, भले हमारी तो लाइफ़स्टाइल नो डाउट तब जो है एक सिस्टमैटिक थी। साथ में एक जैसे एक मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि उस समय जैसे हम कभी दोपहर को भी सो के उठते थे, बहुत छोटे थे। तो हम हमारी नींद की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि हम जब सो के उठते थे तो ऐसा लगता था कि अभी सुबह हुई है क्या? हमको तो ब्रश करना है। तो वो जो है वो एहसास अब कहीं गायब है। हम अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ा बहुत ठीक भी कर लें, 7-8 बजे खा लें, प्रॉपर सो भी लें, तो वो चीज़ें अब ऐसा लगता है कि अब दूर की कौड़ी हो गई है, अब जो है मिलने से रही वो। हाँ, बिल्कुल है, जी, बिल्कुल है। वो क्योंकि अब आपको जो नींद के लिए जो भी वातावरण चाहिए या जो भी जी, ऑक्सीजन का स्तर चाहिए और पार्टिकल्स का लेवल चाहिए, वो सारा कुछ आपके लिए अब उपलब्ध नहीं है। जी, और मौसम जिस तरह जी। से हमारी बॉडी हज़ारों साल जिस तरह के मौसम में रही है, अब वो उसको वो मौसम भी नहीं सम बॉडी को वो मिल रहा। हुँ, तो और बॉडी जी, पूरी तरह से जी, कन्फ्यूज़ है। जी। जी। और निशान ने जो कहा वो लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ वो भी इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही है, नो डाउट। हाँ, वो भी जी, इसमें जोड़ रही है और वो समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रही है। जी, जी, तो अब इस पे मेरा एक 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 इस पे ये सवाल उठता है कि ये जी, ऑलमोस्ट एक डायग्नोसिस हमने कर लिया है इसका। जी, 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 तो अब ये डायग्नोसिस ये अभी सुपरफिशियल डायग्नोसिस है। मैं थोड़ा जी, जी, डीपर जी, डायग्नोसिस की बात करना चाहता हूँ जी, कि सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी के माइंड में, सोसाइटी के अंतर्मन में ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या चेंजेज़ आते हैं कि जिस वजह से उसका बाहरी जो है वातावरण वो प्रदूषित होता है? तो उसके मन में क्या परिवर्तन आता है जो उसकी हवा जो है प्रदूषित होती है, उसका पानी प्रदूषित होता है। तो ऐसा क्या होता है हमारे भीतर? मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें आप।
इस पे मुझे शायद निशान बेहतर प्रकाश मैं बस अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा कि हो सकता है जी। उसमें जवाब आए ना आए, वो संजीव जी। बिल्कुल। हाँ, कि मुझे लगता है कि पहले हम ना काफ़ी कनेक्टेड थे हमारे बाहरी एनवायरनमेंट से हुँ, और उसमें मतलब कि जो हमारा सर्वाइवल था वो एनवायरनमेंट के एकदम साथ-साथ चलता था, कि पानी हम नदियों का पी रहे हैं, कुओं से पी रहे हैं, खाना भी हम खुद ही उगा रहे हैं, तो खुद उगा रहे हैं तो उसमें हम कि भई वो अच्छा ही उगाए, उसमें मतलब कुछ भी हानिकारक तत्व हमें ना मिले। लेकिन अभी हमारी जो वो कनेक्शन टूट गया है कि हम पानी भी खरीद रहे हैं, खाना भी खरीद रहे हैं। हमारा कि हम बस कुछ अलग एक काम कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट से हमारे सर्वाइवल से जो सीधे लिंक थे, उनसे हम कनेक्टेड नहीं है, वो भी हमने अब मैकेनिकल कर दिया है। तो हमारे लाइफ़स्टाइल जो घूम फिर के बात आती है कि हम जो मैकेनिकल हो गए हैं अपने जीने के प्रति, हुँ, वो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। जो जी, बिल्कुल। इसी में मैं थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगा जी। कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हुँ, वो पिछले 2-3 दशकों में बहुत तेज़ी से तेज़ी से बदली है, मतलब एक 360 डिग्री टर्न हो गया है। जहाँ एक गाँव से शहर की ओर पलायन और एक जो प्रतियोगिता है, एक जो कलाकार प्रतियोगिता है कि भई इसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। हुँ, तो एक जो भौतिकतावादी जो प्रतियोगिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उस वजह से हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो हम शायद भूल चुके हैं। हुँ, जी, यहाँ इसमें बिल्कुल। बस इसी बात में एक बात और जोड़ देते हैं कि ठीक है, अभी हमने काम बाँट लिए हैं। पहले सभी के पास मतलब वो स एक जैसे से ही काम होते थे, खेती-बाड़ी से संबंधित हो गए, सर्वाइवल से संबंधित हो गए। लेकिन अभी काम हमारे बहुत ज़्यादा अलग-अलग हो गए हैं कि जब से औद्योगीकरण और ये सब हुआ है। अब उसमें हमारा खाना-पीना जिन लोगों के पास है कि क्योंकि उनसे खरीदना ही है हमें, एक तरीके से, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, कोई भी हो। अब उनके पास उतनी सुख-सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, जितने में वो काम कर रहे हैं, जितने घंटे काम कर रहे हैं या उन सब्जियों को बेचकर या सारी बिल्कुल। चीज़ों को करके। तो अब उन्हें भी लेकिन वही सुविधाएँ चाहिए जो एक दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। तो एक जो ये गैप आया है, तो इस चीज़ों ने भी जो है एक रिदम को बिगाड़ा है आपस के, एक संतुलन को बिगाड़ा है हमारे एक-दूसरे के साथ के। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। और ये जो रिदम बिगड़ा है इस वजह से आज जब जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आज दफन हुआ है तो इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हम बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटाइज़ हो गई हैं कि ये चीज़ें गौण होके कहीं दफन हो गई हैं। क्योंकि वो चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, इस पे चर्चा होगी ही नहीं। हुँ, इंसान को मतलब जब नींद आने लायक जब उसके पास खाना ही नहीं होगा, तो हवा अच्छी ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, इस पे हुँ, कैसे चर्चा कर पाएगा या कैसे सोच पाएगा? आज बिल्कुल, शायद हम बिल्कुल। लोग इस हवा वाली चीज़ पे चर्चा कर पा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पेट में खाना गया है। अगर शायद वो चीज़ ना जाए, तमीज़ का खाना ना जाए, तो शायद हम इतना बिल्कुल, सोच विचार करके इस पे चर्चा ना कर पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात जी, है। यानी जी, नटशेल में अगर आप लोगों की बात का मैं निचोड़ निकालूँ, तो जी, पहला क्या है कि नेचर के साथ हमारी दूरी जी, और वो इसका एक कारण बनती है। फिर जी, दूसरी बात हम जो जिस प्रतिस्पर्धा का कॉम्पिटिशन का जीवन हमने चुन लिया अपने लिए और हमको लगा कि यही जीवन है और यही सबसे शानदार जीवन है। जी, उसने हमको इस पूरे जाल में फँसा दिया है। जी, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम यही नहीं जानते कि वास्तव में हमें चाहिए क्या? बिल्कुल, हमको एक बेहतर जीवन चाहिए, एक सेहतमंद शरीर चाहिए, एक शांत मन चाहिए और खुश रहने के मौके चाहिए या हमको बहुत सारी सुविधाएँ चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए या बहुत सारी और साधन-संसाधन चाहिए। तो ये जो हमारा एक असमंजस और एक कन्फ्यूज़न में हम फँस गए हैं। हुँ, इसमें एक चीज़ मैं मतलब जी, पूछना चाहूँगा जी। कि अभी कई बार ना इस बातचीत में ऐसा लगता है कि जैसे जो सुख-सुविधा हमारे पास है, बेसिक कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो बिजली की हो या घरों में वाहनों की हो कि वो एकदम से एनवायरनमेंट के ना कोई विपरीत चीज़ है, हुँ, कि उन हुँ, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता कि भई सुख-सुविधा होंगी, तो हमें हुँ। खराब हवा, खराब पानी, खराब भोजन मिलेगा ही मिलेगा और हम बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। भोजन, अच्छे पानी और अच्छी हवा की ओर जाएँगे, तो हमारी ये सुख-सुविधा छूट जाएँगी। तो एक ये बिल्कुल। भी मिसकंसेप्शन एक क्रिएट हाँ, होता हाँ, है। हाँ। ये बहुत भारी मिसकंसेप्शन है। जैसे इसी का मैं एक मिसकंसेप्शन का आपको एग्ज़ाम्पल उसमें देखता हूँ, कि पानी का इस्तेमाल मत करो, कि हाँ, पानी कम से कम इस्तेमाल करो। अगर जी, 1 बाल्टी में नहा सकते हो तो आधी बाल्टी में नहा लो, कि जैसे वो आधी बाल्टी से पानी बचा के हम जल समस्या को हल करेंगे। और वास्तव में अब हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भई पानी की जो साइकिल है वो कैसे ठीक से चले।
बिल्कुल। और पानी का जो नेचर में पानी के स्रोत हैं, वो कैसे बचें? हम उसकी बजाय पानी के इस्तेमाल को कम करो, यानी जो चीज़ 20 साल में खत्म होनी है, उसको घसीट-घसाट के हम 25 साल तक ले जाते हैं, ये हमारी अचीवमेंट हो जाए उससे। तो ये पूरी हमारी अप्रोच ही जो है, वो पिरामिड को उल्टा रखने की है। हाँ, बहुत ये मैकेनिकल अप्रोच है, ये जो ये जिस तरीके मैकेनिकल से चल अप्रोच रहा है। जी, बिल्कुल, जी, ये मैकेनिकल अप्रोच है और पिरामिड को कह रहे हैं कि उल्टा रखो और ज़रूरत पड़े तो उसको घुमाओ, जी, सिर्फ़ जी, उसको जी, सीधा नहीं रखो। अब जी, वास्तव में जो भी संसाधन हैं, उनको आप 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। जी, एक संसाधन वो होते हैं जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं और एक संसाधन वो होते हैं जो आपका अहंकार इस्तेमाल करता है। तो जी, जो भी संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कभी भी पर्यावरण के खिलाफ नहीं हो सकते। वो अलग बात है जी, कि हम उनको मूर्खतापूर्ण तरीके उनसे जोड़ दें तो पर्यावरण को नुकसान करने लगें। वरना वो आपको हमेशा जिसको एक टर्म हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका अहंकार इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता। जी, तो एक व्यक्ति को ज़रूरी साधन मिलें, उसको पानी मिले, उसको अच्छा भोजन मिले, वो जहाँ रह रहा है, वहाँ पे एक अच्छा वातावरण, साफ-सुथरा वातावरण मिले। तो आफ्टर ऑल जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, वो उसका उद्देश्य तो यही है ना। जी, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि व्यक्ति को वंचित करना है, उसका उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति को जो भी चीज़ चाहिए वो उसको उपलब्ध हो। तो जी, ये पूरी अप्रोच वो आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारी अप्रोच उल्टी है। जी। तो अब जो मूलभूत सुविधाओं की जो बात चली है, जी, तो आज हम जिस सभ्यता के जिस मुहाने पे खड़े हैं, तो हमारी बहुत सारी जैसी ज़रूरतें हैं, तो इसमें एक खराब हवा तो हमारे सामने चुनौती के तौर पे है ही। तो इसके विकल्प के तौर पे जैसे कुछ न कुछ तो इंसान खोजेगा ही और उसने खोजा भी है। और जो हवा को ठीक करने के लिए जो एयर प्यूरीफायर की बात चलती है, तो वो कितना मतलब जो है प्रासंगिक है, उसको इस्तेमाल करना कितना सही है, उसका उस बारे में आप बताइए? जी। जी। देखिए ये क्या हो गया है कि जब हम वो जिस समाज में या जिस देश में या जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह में या तो हम कुछ करना नहीं चाहते या हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हम अपने लिए एक आइलैंड क्रिएट करते हैं। तो जो आजकल जितनी भी लग्ज़री सोसाइटीज़ हैं, वो हुँ, एक्चुअली एक एक काइंड ऑफ माइग्रेशन ही मानता हूँ मैं उसको। कि जी। आप विदेश नहीं जा पाए या अपने देश में कहीं माइग्रेट नहीं कर पाए, तो आपने उसी जगह पे अपने लिए एक एक सेटअप क्रिएट किया। वो हाँ, सेटअप जिसे कहीं भी जिसे बाहर आजकल ब्लू ज़ोन कहा जाता है। बिल्कुल ब्लू ज़ोन, बिल्कुल वो ब्लू ज़ोन है आपकी और जी, उसका बाहर की दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है। जी, आप बाहर की दुनिया में अलग कुछ सब कुछ चारों तरफ चल रहा है और आपकी जो बीच में ये दुनिया है उसमें सुविधाएँ हैं, सुरक्षा है, पार्क हैं, जिम हैं और सारे संसाधन हैं और आप उसमें रह रहे हैं। तो वो अपना ये कोकून बनाने का ही एक स्टेप है कि भई मैं अपने इस कोकून को जो है इसके अंदर का जो है वो ठीक कर लेता हूँ। कि भैया क्योंकि मेरा बाहर जितना समय है उसे तो मैं काट लूँ हाँ, थोड़ा सही से। हाँ, मैं वो उतना समय काट लूँ, तो उ उसके लिए फिर मैं आता हूँ कि भई प्यूरीफायर लेके आओ। तो एयर प्यूरीफायर का मतलब ये है कि अगर आपका घर बंद है जी, और नॉर्मली आप जो जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ हैं नोएडा में, उनके अगर आप दरवाजे देखेंगे, तो उनमें फ्लैट्स में खिड़कियाँ नहीं होती। खिड़की की कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल। सिर्फ़ बालकनी है जिसमें दरवाजे हैं और वो दरवाजे भी साउंड प्रूफ हैं। यानी उन दरवाज़ों को अगर आप बंद कर देंगे तो बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता नहीं है। जी, तो अगर आपके साउंड प्रूफ दरवाजे हैं और बिल्कुल सील हो जाने वाले और अंदर आपने ये लगा रखा है एयर प्यूरीफायर, तो अंदर आपका एक झूठ-मूठ का स्वर्ग बन गया, जिसके जी, सारे मानक बिल्कुल ठीक होंगे। आप जी। उसमें पूरा चेक कर लीजिए कि भई जो स्मॉल पार्टिकल हैं 2.5 उनका क्या है, कार्बन कितना है और सारी चीज़ें आपका ऑक्सीजन कितनी, सब आपका वो ठीक कर देगा, उस छोटे से जी। कोकून के अंदर। तो ये कितना फ़र्क पड़ जाता है? जैसे ये भी इसकी नोएडा का एक्यूआई मान लीजिए 400 या 500 है और आपके घर में, आपके कोकून में अगर जी। एक एयर प्यूरीफायर है, तो उससे कितना अंतर आ जाता है? अगर हमने कमरा अभी बंद कर रखा है जी, और उस कमरे के अंदर लगा रखा है, जी। तो करीब 1 से 2 घंटे में वो 50 से 60 पे ले आता है। मतलब जो 400-500 है उसको? जो 400-500 है उसको 2 घंटे के जी, अंदर अगर आप कमरे के अंदर बाहर नहीं कर रहे हैं, जी, कमरा बंद करके आप बैठे हैं, तो 2 घंटे के अंदर-अंदर में उसको 40 से 50 मिल जाएगा और आपको तो वो महसूस होने लगता है।
हवा की स्मेल चेंज हो जाएगी, वो सारा कुछ महसूस होने लगता है। जी। तो जैसे अब निशांत और मैं जिन जगहों पे रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, कह लीजिए जो गाँव से सटा हुआ है, तो वहाँ पे शायद मेरे ख़्याल से 100 या 120 होगा, है ना निशांत? हाँ, हाँ, 100 जितना भी यहाँ पे होता है उसका हाफ कर लीजिए। आउटर एरियाज़ में आपको उसका हाफ मिलेगा। जैसे हाँ, यहाँ मतलब पे अगर 300 हो जी। रहा है तो वहाँ 120 150 के 150 आसपास है। पहुँच जाएगा। मतलब हाँ, इसको भी वो हैज़ार्डस की श्रेणी में ही मानते हैं, ये कोई हाँ, बहुत अच्छा नहीं है। वो हम तो सुपर जी। हैज़ार्डस हैं, वो हैज़ार्डस जी, हैं। जी, जी। जी। तो क्या इसके लिए भी जैसे अगर मैं और निशान चाहें कि भई क्या हम लोग को एयर प्यूरीफायर यूज़ करना चाहिए? मतलब जैसे कोई अगर 100-120 वाली जगहों पे रह रहा है, जिसको कहा जाता है कि वो ऐसे 100 एक्यूआई वाले जगहों पे भी बहुत लंबे समय तक रहना जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, क्या तो अगर बिल्कुल वही है। तो अब इसमें क्या चैलेंज आता है मैं बताता हूँ ना कि अगर जी, आपकी जो लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जी। तो आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जी, मतलब आप अगर 90% टाइम आप बाहर हैं तो जी। 90% टाइम बाहर हैं, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ठीक है कि आप रात को उसमें सो जी। सकते हैं, तो हुँ, कुछ हद तक आपकी नींद बेटर हो सकती है। तो समथिंग इज़ बेटर देन न नथिंग वाली तो बात है। बिल्कुल। जी। लेकिन आप खतरे से बच जाएँगे उससे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हाँ, अगर हाँ, उसमें फिर ये है कि अगर आपका कोई वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे भी आपने लगा रखा है और हुँ। आपने जो गाड़ी खरीदी हुई है, उसमें भी आपने एयर प्यूरीफायर उसका ऑन किया हुआ है और घर पे भी किया हुआ है, तो फिर आप कुछ हद तक नहीं, अपने एक को बचा उपयोग पाएँगे। तो है। अब जैसे पानी के आरओ प्यूरीफायर्स घर-घर में लग ही गए हैं। पहले ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा था कि ऐसा लगता था कि ये तो क्या ज़रूरत है इसकी। तो बिल्कुल वैसा ये ही मामला बिल्कुल, प्यूरीफायर का बिल्कुल है। मामला वही है, हम उसी हाँ, दिशा में चल रहे हैं। अभी हम स आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसके मॉडल के बारे में बात होगी। ये हाँ, बात नहीं हुँ, वो भी होगी कि सब हमें लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। कि वो उस तरह से अब वो ऐसी एक अनिवार्यता बन जाएगी कि शायद उसके बगैर कोई रह ही नहीं पाएगा। बिल तो हम उसी दिशा में चल रहे हैं अच्छा और पिछली बात जो ओवरऑल आपने ये ठीक है, और ठीक। हमको और अंधेरे कुएँ में ड धकेलेगा, हाँ, बाई जी, एंड जी। लार्ज। जी, हाँ, आप पिछली बताइए। बातचीत में एक पॉइंट छूट गया था कि जी। जो संसाधनों का बँटवारा है, वो हमारे देश में ना छीना-झपटी के तौर पे ही देखा जाता है। इसे सुख-सुविधा मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। उस वाले दो उसमें क्या मुझ मुझ मेरी ज़्यादा थी, मेरी कुछ छीन के दूसरे पे चली गई। तो और वो संसाधनों का बँटवारा हमारे यहाँ बहुत ही मतलब खराब तरीके से है, वो जग ज़ाहिर है वो वाली बात तो। मुझे बिल्कुल, लगता है जिन जगह संसाधनों का बँटवारा या अफ़र्मेटिव एक्शंस वग़ैरह अच्छे हैं, वहाँ पे प्रदूषण हुँ। का लेवल कम है। क्योंकि हम इसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर ही नहीं रहे अभी तक। समस्या एनवायरनमेंट को क्योंकि वो कलेक्टिव इग्नोरेंस वाला मामला चल रहा है। जिस दिन हम उसे कलेक्टिव मतलब जो हमारा प्रदूषण है, उसे संसाधनों के बँटवारे से भी जोड़ के देखेंगे, तो हो सकता है हम एक सॉल्यूशन की तरफ और तेज़ी से शायद बढ़ जाएँ। हाँ, बिल्कुल ये मामला सारा न्याय का है देखिए। हाँ जी। तो अगर अगर न्याय एक आम जनता के पास उपलब्ध है, तो उस वो आम जनता फिर वो न्याय मिलेगा तब वो फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर सोच सकती है। फिर आप बिल्कुल। उसको मोबिलाइज़ भी कर सकते हो, अवेयर भी कर सकते हो, उसको जागरूक बना सकते हो। लेकिन जब मामला न्याय एक बेसिक जो न्याय चाहिए एक आदमी को जीवित रहने के लिए, वही नहीं उसके पास उपलब्ध है, तो जब इतनी मूलभूत चीज़ उसे उपलब्ध नहीं है, तो शायद वो हवा की तो चिंता उस दिन तक नहीं करेगा, जिस दिन तक उसको खुद हार्ट अटैक ना हो जाए। जी। हाँ, तो इसे जी, हमारा जो दुर्भाग्य ही कहिए कि सारी चीज़ें आके जो है ना अपने मूल में लौट आती हैं कि भई यहाँ ठीक करो आप तब जाके साफ हवा आप डिज़र्व बिल्कुल, करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, ऊपर वाले क्योंकि लोग तो अभी मतलब मंगल पे, चाँद पे कॉलोनियाँ बसाने का सोच ही रहे हैं। हो सकता है उनका वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तब वो इस दिशा में सोचें कि भई बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो ये चाँद का जो मिशन किया, हाँ जी। जी। वो जब वो सारा कुछ हो गया चाँद का मिशन, तो उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। वो हाँ, ये देख कर कि उस मिशन अच्छा। से हासिल कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ़ मनुष्य ने अपने अहम की एक छलांग लगाई है कि मैं बस, बस, बस। यहाँ तक गया हूँ। तो उसके बाद वो चंद्रमा के मिशन को बंद कर दिया गया। तो हम अक्सर ऐसी चीज़ों की तरफ जिनका हमारे असली जीवन से कोई म लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए उन दिशाओं में जाते हैं। तो वो मंगल पे वो बसा रहे हैं, नहीं, लेकिन वो यहाँ उन्हें हमारे नहीं शायद बस पा लगता रहे। हो कि हम जाके वहाँ बसेंगे, ये जी मज़दूर लोग यहाँ करते रहेंगे। हाँ, ये हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो समुदाय विशेष है जिसके पास शक्ति ज़्यादा है, उसको जी, शायद लगता हो कि हम वहाँ चले जाएँगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो अभी भी कर रहा है, आपके पास संसाधन और शक्ति के ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। अब
अगर वो एक स्तर के ऊपर बढ़ते हैं तो आप अपनी जगह पे ये कॉलोनी बनाते हो और वहाँ रहने लगते हो, वो बेकार बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके ऊपर आपके बढ़े तो आप दूसरे किसी देश में चले जाते हो, हाँ, जैसे तो आप वो मज़ेदार उसके ऊपर चीज़ जी, इसमें है जी। ना कि हम अपने शहरों में देख लें जितनी भी जो कलेक्ट्रेट कॉलोनी या ऑफिसर्स कॉलोनी होती हैं, वहाँ जाइए आपको इतने पेड़-पौधे सब ऐसे मिलेंगे पार्क वगैरह मतलब सिस्टमैटिक ढंग से। तो लेकिन वही है कि अपना कोकून तो हम बना रहे हैं लेकिन हम हुँ। उसे कनेक्ट नहीं कर रहे कि भाई बाहर का भी हमें ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हम सेफ होंगे वरना नहीं होंगे सेफ हम भी। हाँ, बिल्कुल ये अगर नाव है एक हम धरती को एक बहुत बड़ी नाव मानते हैं, हाँ जी, तो उस नाव के एक सिरे पे अगर छेद है तो वो पूरी ही नाव डूबेगी देर-सवेर, कुछ समय लग सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें यहाँ मैं यूरोपियन कंट्रीज़ को भी फिर इसमें जोड़ना चाहूँगा हाँ जी, कि हाँ जी। वो जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने भी ये गलती करी है कि उनको लगा कि जो हमारा वाला हिस्सा है, हाँ, अगर वो वो बच बचा गया रहे। और वो सुरक्षित रहा तो हम भी बचे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन धरती ऐसे ऑपरेट नहीं करती है। धरती का जब तापमान बढ़ता है, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। फिर वो आपके इलाके में क्या है और क्या नहीं है, वो नहीं देखती। तो अक्सर जब नॉर्म्स का पालन नहीं करना होता, तो वो ऐसे देश चुन लेते हैं जहाँ पे कानून इतने सख्त नहीं है, जहाँ पे भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जाके वो पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले काम करते हैं। लेकिन लौट के सब हमारे पास ही आना है, हम चाहे कुछ भी कर लें। हाँ, वो देर सवेर आएगा, ठीक है। हाँ, वो आपको शायद समय दे दे, लेकिन कुल मिला के वो आपके पास ही आएगा। जी, जी। जी। ये बहुत विस्तृत दायरे में ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई और जो है एक जो मूल चीज़ और रहेगी जो हमारा सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई हर कोई यही दुआ करते रहता है कि मुझे अस्पताल जाना ना पड़े। कुछ भी हो जाए कि मुझे या मेरे परिचितों को किसी को भी अस्पताल उस जगह से हमेशा बचा के रखे। तो एक ये फ़ियर तो सबके साथ रहता है। बिल्कुल। तो एक जो जैसे मैं आजकल हम सॉरी टू इंटरप्ट यू इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा कि एक वर्ग जी, ऐसा भी पैदा हो चुका है, जी। जो अस्पताल जाने के लिए व्याकुल है। क्योंकि उसके जी। पास धनराशि इतनी बढ़ चुकी है और उसने जो प्रीमियम लिया हुआ है हेल्थ का, वो इतना जी, ज़्यादा है कि जी। वो ये सोच रहा है कि 1-2 ऑपरेशन तो साल में कर ही जाएँ, नहीं तो वो पैसे बेकार जा रहे हैं मेरे। जी, तो जी, जी। वो मतलब व्याकुल है कि किसी तरह से चला जाऊँ हॉस्पिटल। जी, जी। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो एक व्याकुलता रहती है, बस वैसा ही हाँ, है। हाँ, हाँ, ये वैसे ही व्याकुलता है। तो अस्पताल से ही मैं जो वायु प्रदूषण से जो बीमारियाँ होती हैं, उस पे बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मतलब जो है प्रकाश बिल्कुल, डालना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए जी, वायु प्रदूषण से जो होने वाली बीमारियाँ हैं, उनको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष 2 रूपों में बाँट सकते हैं। जी, तो प्रत्यक्ष रूप में तो जो बीमारियाँ हैं, वो सबसे निश्चित है, वो सभी हम समझ रहे हैं कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई जी, बीमारियाँ हैं। जिसमें अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फिर लंग्स के अंदर आपका तरह-तरह की इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम। तो ये तो डायरेक्ट हो गई, हमको पता है कि साँस में जा रही है और साँस से परेशानी हो रही है। लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है, वो सबसे बड़ा उसमें जो विक्टिम है, वो हार्ट है। जैसे ही आप प्रदूषण का लेवल आपका बढ़ता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। आपके बॉडी में जो हेल्दी फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होने लगती है और आपका हार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और इस पर भी एक रिसर्च है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जो आप एक तरफ एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर उल्टा असर उन सारी चीज़ों का पड़ रहा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद फिर तीसरा अंग जो इससे प्रभावित होता है, वो हमारा लीवर है। क्योंकि शरीर के अंदर कुछ भी ज़हर कहीं से भी पहुँचे, वो फाइनली लीवर के पास ही पहुँचता है और उस बेचारे को ही उसे बाहर निकालना होता है। तो साँस से या किसी भी तरीके से वो जो पहुँचा है, वो लीवर उसको बाहर निकालता है और उस ज़हर को निकालने में वो खुद घायल होता है। तो फिर शुरू होती है आपकी डायबिटीज़ की कहानी, फिर शुरू होती है आपके तरह-तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थायरॉइड और वो सारी एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो क्या अभी जी, जो हम बीमारियों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जो हम बहुत सहज हो गए हैं कि सर्दी-खाँसी जैसे आजकल बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। नहीं तो पहले इन गंभीर बीमारियों का मतलब 2 दशक पहले इन बीमारियों का हम नाम सुनते थे तो अ, हफ्ते महीनों तक मोहल्लों में चर्चा होती थी, कॉलोनियों में चर्चा होती थी कि भई इनको वो बीमारी हो गई।
कि हार्ट अटैक आ गया या कैंसर हो गया, मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती थी हमारे लिए। तो वो जो हम सहज हो गए, क्या इसमें बहुत बड़े बिल्कुल, योगदान है बिल्कुल, हवा का? बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अगर आपको जो बीमारी है, वो किसी बैक्टीरिया के कारण हो रही है, किसी फंगस के कारण हो रही है या किसी वायरस के कारण हो रही है, तो आपके शरीर ने हज़ारों, लाखों साल में सिस्टम डेवलप किया हुआ है। उससे जी, निपटने का, उसको मारने का एक पूरा सिस्टम है। और अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक मेडिसिन है, उसकी सहायता से आप उन्हें मार सकते हो। जी, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर मेटल के पार्टिकल्स जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लास्टिक के जी, पार्टिकल्स जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ऐश, राख जा रही है, आपकी जी, बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल के जो बारीक कण हैं, माइक्रोन वाले वो जा रहे हैं, तो हमारे शरीर के पास उनसे निपटने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो शरीर ने अभी 50-60 सालों में ही देखी है। तो अभी कोई हमारे पास उससे निपटने का सिस्टम ही नहीं है, तो शरीर जैसे-तैसे उसको मैनेज कर रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि जो कैंसर है, हमने वो तो पकड़ लिया कि तम्बाकू से कितने कैंसर हो रहे हैं, लेकिन जी, जो पॉल्यूशन से कैंसर है, वो तम्बाकू से कम नहीं है। और जो स्मोकर जिस तरह के कैंसर से जूझता है, वो पॉल्यूशन में रहने वाला भी उसी तरह के कैंसर से जूझता है। तो ये सारी जो चीज़ें जा रही हैं हमारे शरीर में, पार्टिकल्स और मेटल और प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन्स और पता नहीं क्या-क्या, वो उससे निपटने का हमारे शरीर के पास कोई तरीका नहीं है। हो सकता है 1000 2-400 साल हम अगर इसमें बच गए तो शायद फिर इसको भी झेल जाएगा शरीर, जी, जी। लेकिन तब तक कोई साधन नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये तो बीमारियों शायद, का जी, इतना जी, ज़्यादा आप देख रहे हैं बढ़ावा। जी। शायद वो जो आए थे यूएस से, ब्रायन जॉनसन, उन्होंने भी शायद यही बात कही थी कि भई जो एयरबॉर्न जो कंटामिनेंट्स होते हैं, वो हमारे अंदर आते हैं, तो भई वो उसको जो है फिर वापस भेजने का हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं होगा, वो तो रह जाता है हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वो महोदय सप्लीमेंट किंग हैं, तो वो जी, उनका मेन उद्देश्य अपने को प्रमोट करना है, बट जो ये वाली बात है, ये बिल्कुल सच है। मैं वही जी, जैसे जी, कि जी, बता रहा हूँ कि जो मैं यहाँ अपनी कॉलोनी में ही विदेशी से मिला, तो वो किस तरह से हैरत और में थे और किस तरह से अपने बच्चे उनका छोटा बच्चा था, उसको लेकर डरे हुए थे। तो वो जी। डर और वो हैरत और वो सारा कुछ हम में तो कहीं है नहीं है। तो वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी हमें तो कम से कम कोई परवाह नहीं दिखती। जी। बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल से इस पे जितने हम टॉपिक्स पे हमको बात करनी थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो गया है। जी, जी। हाँ, तो मैं कुछ इसको भी, हाँ, इसको समाप्त करने हाँ के जी, लिए कुछ समाप्त कर सकते हाँ, हैं। ए ए ए ए 1-2 प्रश्न और इसमें डाल देता हूँ जी, 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 कि जब जब भी हम समाधान की बात करते हैं, जी, तो उ उस समाधान में जो घूम फिर के जो सवाल आता है एज़ एन इंडिविजुअल, जी, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल इज़ द लास्ट होप। तो अब उसी चीज़ से मैं देखते हुए आऊँ कि एज़ एन इंडिविजुअल इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अप्रोच हो सकती है मेरी? मैं क्या कर सकता हूँ? जी। मैं तो इस पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहूंगा कि एज एन इंडिविजुअल, कि भाई जैसे आपने अभी बताया, शायद ये गूगल मीट हम नहीं किए होते तो मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि हम जो हवा ले रहे हैं उसमें जो है मेटल और प्लास्टिक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे अंदर जा रहे हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो अनभिज्ञ होंगे इन चीजों से कम उनको इस बात की जानकारी तो होगी कि भाई मेरे अंदर क्या जा रहा है। कम से कम उसके लिए जागरूक होंगे तो एक छोटा सा प्रयास तो यही कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल, पता तो बिल्कुल, चले कि बिल्कुल। हम ले क्या रहे हैं अपने अंदर। वास्तव में जी, मुझे लगता है कि समाधान की तरफ सबसे ज़रूरी कदम समस्या को समझना ही है। जी, अगर जी, हम खतरे को देख लेंगे तो शायद कुछ एक्शन भी फिर पैदा होगा। जी, 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 निशांत कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? अ, नहीं, काफ़ी कुछ अब बात हो ही गई है। कई सारे विचार आके अभी तो चले भी गए हैं। जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो कुल मिला के यही मेरे को लगता है कि शायद अभी हम उस फ़ेज़ में हैं कि हम समस्या को समझें, जी, समस्या की गंभीरता को समझें, समस्या के जो गहरे प्रभाव अभी और आगे होने वाले हैं उनको समझें, जी, तो फिर शायद समाधान की कुछ सूरत नज़र आ सकती मतलब जी, इसमें कमाल की चीज़ मुझे जो नज़र आती है कि मतलब जिसने 12th भी हमारे यहाँ से मतलब कर रखी है 12th तक की पढ़ाई, उसने कम से कम 10 बार तो वायु प्रदूषण पे निबंध लिखा ही होगा। है। बिल्कुल। जी, बचपन से लेकर तो और उसके यानी बाद अब इतना बड़ा हम इग्नोर मतलब उस ये चीज़ को यानी लेकर यानी ये है कि जो हमारी पढ़ाई है वो कितने सतही स्तर पर हमको छूती है और जी, बिल्कुल, हमारे मन के जो है एक शायद एक लेवल से नीचे वो जा ही नहीं पाती, जैसे बंजर ज़मीन
वो कोई ठोस ज़मीन हो जिसमें पानी नहीं जाता, शायद ऐसा कुछ है, वो पढ़ाई ऊपर से बह जाती है। जी, जी, जी। विज्ञान चमत्कार है, अभिशाप है, ऊपर-ऊपर उतना ही हम रट लिए रहते हैं, बस उससे आगे नहीं बढ़ मतलब कम पाते से हैं। कम 10-10 बार निबंध हम सब लिखे हैं भाई, उसके हाँ, बाद मतलब याद भी नहीं है कि भाई ये भी हमारे कोई समस्या थी, क्या था, नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत मज़े कम की था। बात ये है कि आप लोग तो फिर भी यंग हो, मैं अपने जिस दौर में वो निबंध चल रहे थे, उस समय तो वायु प्रदूषण था ही नहीं हमारे देश में, कम से कम इस स्तर पे तो नहीं था। जी, आपको जी तैयार किया जा रहा था कि भाई तैयार हो हाँ, तो उस समय भी माइंडसेट। ये निबंध चल रहा था कि वायु प्रदूषण क्या होता है और हम बड़े मज़े से उसको लिख रहे थे। हाँ, वो ये और वो चीज़ें अभी बदली नहीं है। लोग आज भी हाँ, वही निबंध लिख रहे हैं, वही जबकि हम हाँ, बहुत आगे भ भाग चुके हाँ, हैं। हाँ, हाँ, वही निबंध लिखे जा रहे हैं और हाँ, वायु प्रदूषण में योगदान उसके संग चल रहा है, वो संग-संग चल रहे हैं दोनों चीज़ें। मतलब वो ओल्ड हो गया है जो और ट्रेंडिंग निबंध हो गया है कि जैसे साइबर, डिजिटल ये सब ट्रेंडिंग हो गया, पर वो अब अभी भी है। मतलब वो उसमें हाँ, है। मुझे हाँ। वही कहना है कि हम जो वायु प्रदूषण का जो निबंध लिख रहे हैं, उसमें जो वायु प्रदूषण के जो कारण लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो कारण है ही नहीं उतने बड़े कारण। हम असली कारणों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने हाँ, न्याय वो वाली बात करी, हाँ, जैसे हमने हाँ, हाँ। बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल वाली बात करी। हमें लग रहा है हुँ। कि भई वही पानी का कम इस्तेमाल कर लो, कार का कम इस्तेमाल कर लो। अरे भाई, हाँ, वो हाँ, नहीं है हाँ, कारण। हमारी सोच का स्तर वहीं तक जा पा रहा है हाँ, हुँ। और ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बस, इसका बस। अभी एबीसीडी भी नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, एक औ जो आत्म-अवलोकन की जो प्रक्रिया रही है, हमारे अपने भारतीय दर्शन में ही रही है। हाँ, हाँ, वो चीज़ हमारे अंदर से ही गायब है। हाँ, हाँ, वो पूरी सिरे से गायब है, बिल्कुल, जी, जी, जी। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो आज बिल्कुल की इस बढ़िया, बहुत ही शानदार चर्चा हुई है। हाँ जी, जी, आप सबका भी बहुत-बहुत आपका तो धन्यवाद आज बहुत-बहुत की इस धन्यवाद। गूगल मीट कनेक्ट करने में के लिए। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।